नमस्कार, दोपहर की नंबर 1 डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। लोकसभा चुनाव में अब 3 चरणों का चुनाव बाकी है। 5वां चरण 20 मई को है। लेकिन इससे पहले एक बार फिर से विरासत टैक्स का मुद्दा जोर शोर से गरमाया हुआ है। सैम पित्रोदा का इसे लेकर दिया गया बयान कांग्रेस के लिए परेशानी का सबब बन गया। अब बीजेपी से लगातार हमलावर है इसको लेकर और जोर शोर से चुनावी रैलियों में इस मुद्दे को उठाया जा रहा है, जनता के बीच ले जाया जा रहा है। बीजेपी आरोप लगाने में कहीं कमी नहीं छोड़ रहे कि कांग्रेस में औरंगजेब की आत्मा का वास हो गया है और अगर गलती से इनकी सरकार बन गई तो विरासत टैक्स के नाम पर वही हाल कर देगी जैसा औरंगजेब ने जजिया कर के रूप में हिंदुओं पर किया था। सवाल यह है कि क्या वाकई में कांग्रेस का विरासत टैक्स को लेकर कोई प्लान है? क्या वाकई में अगर इंडी गठबंधन की सरकार बनी तो कांग्रेस विरासत टैक्स लगाएगी? आखिर इस पर इतना क्यों बखेड़ा खड़ा हो रहा है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन एक रिपोर्ट सबसे पहले आपके सामने। लोकसभा चुनाव में 4 चरणों का चुनाव हो चुका है। बाकी 3 चरणों के चुनाव में तीखी बयानबाजी तेज हो गई है। चुनावी रैलियों में अब औरंगजेब के जजिया कर की एंट्री हो गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिहार में रैली के दौरान कांग्रेस के कथित विरासत टैक्स योजना को निशाने पर लेते हुए जमकर निशाना साधा। आपके पिताजी ने, आपके बाबा ने कोई जमीन का टुकड़ा खरीदा होगा, 1 बीघा, 2 बीघा, 4 बीघा, कोई जमीन ली होगी, कोई आपको पुश्तैनी जमीन मिली होगी। उसमें कांग्रेस और आरजेडी के गुंडे आएंगे, कहेंगे कि भाई अब तो इनकी सरकार आ गई है, इसमें से 50% आधी प्रॉपर्टी अब ये सरकार की हो गई है, अब इसमें कांग्रेस के लोग कब्जा करेंगे। यानी इनके अंदर औरंगजेब की आत्मा घुस गई है। विरासत टैक्स पर बहस तब छिड़ी जब राहुल गांधी की करीबी सैम पित्रोदा ने भारत में अमेरिका जैसा विरासत टैक्स लागू करने का जिक्र किया था। लेकिन कांग्रेस ने सैम पित्रोदा के बयान से दूरी बनाई। सैम पित्रोदा के बयान को लोगों की प्रॉपर्टी पर विरासत टैक्स लगाने की कांग्रेस की योजना से जोड़कर देखा गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी अपने भाषणों में इसे लेकर कांग्रेस को घेरा था। हमारे देश में हर माँ बाप जीवन के आखिर में चाहता है कि मेरे पास कुछ ज्यादा हो ताकि मैं बच्चों को दे करके जाऊं। ये कहते हैं मरने के बाद आप अपने बच्चों को नहीं दे पाएंगे, आधे से ज्यादा सरकार ले लेगी, क्या आप लेने देंगे क्या? लोकसभा चुनाव में हिंदू मुस्लिम को लेकर जमकर बयानबाजी हो रही है। अब विरासत टैक्स को लेकर सियासत तेज हो गई है, जिसे चुनावों में जमकर भुनाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। तो रिपोर्ट आपने देखी। अब जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनसे हम आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ में बीजेपी की प्रवक्ता अनिला सिंह जी जुड़ी हुई हैं। हमारे साथ में एचएस रावत धर्मगुरु हैं, जुड़े हुए हैं। संजय राणा जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। लोकेश जिंदल जी कांग्रेस की तरफ से हैं। चितरंजन गगन साहब हमारे साथ आरजेडी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं और सैयद जावेद राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आज पॉलिटिकल रिएक्शन लें उससे पहले थोड़ा सा राजनीतिक विश्लेषकों से बात कर लेते हैं। संजय राणा जी, क्यों आखिर विरासत टैक्स की बात हो रही है? आखिर क्या वजह है संपत्ति कर, जजिया, इन सारे मुद्दों का जिक्र चुनावों में होने लगा है? नमस्कार, गुड आफ्टरनून टू माय फेलो फ्रेंड्स। जब भी विरासत टैक्स की बात होती, जब कांग्रेस की चर्चा होती तो इनका जो क्रियाक्रम है जब से 1947 के बाद से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं औरंगजेब की तरह कार्य प्रणाली है, कार्य करने का ढंग है, तो उससे कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह उठता है। जिस तरह से इनके वक्तव्य आते हैं, इनके नेताओं के वक्तव्य आते हैं हिंदुओं के खिलाफ और यहाँ पे जो सबसे बड़ी पॉपुलेशन उसके खिलाफ, तो प्रश्न चिन्ह उठता है। तो जो आदित्यनाथ जी ने बोला वो कोई गलत नहीं बोला। जब से देश आजाद हुआ है उसके बाद आप देख लीजिए सिलसिलेवार तरीके से जिस तरह कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति करी है, चाहे वो वक्फ बोर्ड के रूप में करी हो, चपरासन लॉ एक्ट के करी हो, 1991 का वर्शिप एक्ट के लिए करा हो, वक्फ बोर्ड 1995 का किया हो, जिस तरह से क्रियान्वित करा जा रहा है स्टेप बाय स्टेप, तो उस पर प्रश्न उठता है। और जहां तक बात हो रही थी कि विरासत टैक्स की, देखिए विरासत टैक्स अमेरिका में एप्लीकेबल होगा लेकिन हिंदुस्तान में एप्लीकेबल नहीं हो सकता। हिंदुस्तान में हम अपनी छोटी से छोटी चीजों के, अपने बाप दादाओं की, अपने पूर्वजों की एक एक चीज की बहुत मान्यता रखते हैं, उस पर कहीं ना कहीं हमारा आत्मीयता जुड़ाव रहता है।
और इस तरह की मानसिकता रखना, और जिस तरह से इनकी कार्य चल रहा हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे तेलंगाना हो, चाहे आंध्र प्रदेश हो, इसमें कहीं ना कहीं दर्शाता है कि इनकी मंशा क्या है। इनकी मंशा क्या है कि सर्वे कराना और वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन करना है। अरे वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कर सकते हैं, किसके लिए करेंगे? आप एक वर्ग के लिए करना चाहते हैं या किसी समुदाय के लिए करना चाहते हैं? बहुत बड़ा प्रश्न है। इस पे प्रश्न अगर उठेगा तो बात उस पर चर्चा होगी। ठीक है, मैं जान लेता हूं कांग्रेस से भी तुरंत, क्योंकि संजय राणा जी, मैंने आपसे ये शुरुआत इसलिए करी ताकि जनता तक एक मैसेज जा सके या फिर समझ में आ सके कि क्यों इस मुद्दे पर बात की जा रही है। लोकेश जी, कांग्रेस पर बहुत आरोप लग रहे हैं। अब देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ बिहार में बोलते हैं, इससे पहले पीएम मोदी की तरफ से भी कहा गया, सैम पित्रोदा साहब ने जो बोला उसका इंपैक्ट पड़ने लगा है, आप भी मानते हैं? जी नमस्कार। नमस्कार। देखिए जी, मैं हमारे संविधान में आर्टिकल 27 की अगर बात करता हूं तो वो एक मौलिक अधिकार देता है प्रत्येक नागरिक को कि किसी भी एक पर्टिकुलर धर्म के प्रमोशन के लिए किसी भी प्रकार का टैक्स जो है वो लगाया नहीं जाएगा। लेकिन उस आर्टिकल में उसका जो इलैबोरेशन किया गया था उसके तहत ये कहा गया था कि अगर एक टैक्स द्वारा सभी धर्मों को प्रमोट किया जाता है तो वो अवैध नहीं होगा। अब हिमांशु जी, वर्तमान परिस्थिति में हमें क्या देखने को मिलता है कि पहले तक जो टैक्स रेज किया जाता था उसके तहत सभी धर्मों को एक नजरिए से देखते हुए उन्हें प्रमोट किया जाता था। लेकिन वर्तमान में जब केवल एक ही धर्म को उस टैक्स द्वारा प्रमोट किया जा रहा है तो वो एक तरह का जजिया है, जहां पर वर्तमान सरकार ने बाकी सभी धर्मों को निग्लेक्ट करते हुए केवल एक धर्म को प्रमोट किया है। 2017 में इन्होंने हज सब्सिडी बैन कर दी, 2018 से लेकर कोई हज सब्सिडी नहीं। तो या तो सरकार सभी धर्मों से दरकिनारा कर देती, किसी भी प्रकार का पिलग्रिमेज पर सब्सिडी नहीं मिलेगी, या तो फिर सरकार इस नियम के तहत आती कि ठीक है सभी धर्मों को इक्वली प्रमोट किया जाएगा। मेरा विरोध है कि हिमांशु जी, मैं नहीं चाहता कि हमारा भारत देश वही गलतियां करे जो औरंगजेब जैसे शासक करते आए। हम नहीं चाहते किसी भी धर्म के ऊपर किसी भी प्रकार का जजिया लगे। और अगर तो आप ये कह रहे हैं कि मुसलमानों के ऊपर लग रहा है, एक धर्म के ऊपर लग रहा है? देखिए, बिल्कुल लग रहा है। आप देखिए, आपने उनकी सभी सब्सिडी माफ कर दी, लेकिन आज जब मैं पिलग्रिमेज की बात करता हूं तो किसी एक धर्म के लोगों को पिलग्रिमेज पे सब्सिडी दी जाती है, प्रमोट किया जाता है, लेकिन उनकी जो तो इस बात से आपको आपत्ति है? इस बात से आपको आपत्ति है? अच्छा, क्योंकि ये संविधान के विरुद्ध है। अच्छा, ठीक है, आर्टिकल 27 के विरुद्ध है। हाँ, इस पर थोड़ी और रिसर्च लेकर आते हैं, लेकिन तब तक ये जान लेते हैं रावत साहब से। अच्छा रावत साहब, जो बातें यहां पर कही गई हैं, इससे आप संतुष्ट हैं? मैं बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूं। इन्होंने बड़ी बड़ी मीठी मीठी बातें यहां पर कर दी जिंदल जी ने। अब ये बताइए कि एक धर्म की प्रमोट की आप बात कर रहे हैं, एक धर्म के साथ दुराचार किसने किया? सारे मंदिरों को सरकार के अधीन किसने किया? मस्जिदें कितनी अधीन कर ली आपने कितने चर्च अधीन कर लिए थे? आपने कितना टैक्स उनसे ले लिया? आप सारा की सारा पैसा हिंदू धर्म के दान का सब सरकार खाती रही और आप उस पैसे को आप हज सब्सिडी को देती रही, और आप मीठी मीठी बातें कर रहे हैं कि सरकार एक धर्म को प्रमोट कर रही है। अरे हमारे धर्म का तो दोहन किया आप लोगों ने, 60 साल तक उसका विनाश करके रख दिया। आज पिछले जब से मोदी जी आए तब जाकर के कुछ हिंदू धर्म को लगता है कि हम यहाँ जी रहे हैं और खुले वातावरण में एक सांस ले रहे हैं। आपने तो तिलक लगाने तक पर बैन कर रखा था कि तिलक लगा के कोई अगर ऑफिस में घुस गया तो उसका काम नहीं होगा, उसको बाहर धक्के मार के निकाल देते, चाहे बैंक था चाहे कोई स्टाफ था। इसलिए इतना बोलो जितना पब्लिक को पच जाए, जितना समझ आ जाए। आज भी हम उस डंस को झेल रहे हैं जो कांग्रेस ने हिंदू धर्म के अभी भी मंदिरों का सारा पैसा। धीरे हम सरकार से डिमांड करते हैं कि उनको हमारे ट्रस्टों को वापस दिया जाए। ठीक है, अनिला जी, लोकेश जिंदल ने अपनी आपत्ति जाहिर कर दी, खुलकर बोला जा रहा है कि आप लोग भी एक ही धर्म को प्रमोट कर रहे हैं और इस बात से उनकी आपत्ति है। तो अगर ऐसे में वो दूसरे की बात करते हैं तो फिर आप लोगों को नाराजगी क्यों होती है? मेरी सबको राम राम। और शायद लोकेश जी को पता नहीं, मैं बता देती हूँ। वैसे तो बच्चे बच्चे को पता है कि 1947 में इस राष्ट्र के 2 टुकड़े धर्म के आधार पर ही हुए थे। ठीक है, धर्म निरपेक्षता के आधार पे नहीं हुए थे, धर्म के आधार पे ही हुए थे। जिन लोगों को अपना इस्लामिक देश चाहिए था वो पाकिस्तान की तरफ चले गए थे, और जो यहाँ पर रह गए थे मुझे मालूम नहीं है किस एजेंडा के तहत रहे थे, क्योंकि अक्टूबर 11 को जब 1947 में जिन्ना ने कहा कि जो बचे हुए मुसलमान हैं उनको हम वापस अपने पाकिस्तान ले आते हैं और जो हमारे यहाँ हिंदू है आप हिंदुस्तान में बुला लीजिए, तो अगले दिन
जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा नहीं 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 नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे, पता नहीं पूरे विश्व में हमारी क्या पिक्चर जाएगी, क्या इमेज जाएगी। देश के टुकड़े हो गए दो, धर्म के आधार पर हो गए। हाँ, यहाँ पर आप ही का राजनीतिक दल है साहब। जैसा अभी रावत जी ने बताया कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कौन लेकर आया, आप लोग लेकर आए। माइनॉरिटी कमीशन कौन लेकर आए, आप लोग लेकर आए। दो जगह से आप लोगों को यहाँ पर डोनेशंस मिलते हैं, स्टेट में भी मिलते हैं और सेंटर से भी मिलते हैं। वक्फ एक्ट कौन लेकर आया, आप लोग लेकर आए। यहाँ पर सतवाहंस जो हैं, जिन लोगों ने 500 वर्ष यहाँ पे राज किया, चोलास जिन्होंने 1000 वर्ष से ज्यादा यहाँ पे राज किया, चालुक्य जिन्होंने 600 साल से ज्यादा राज किया, अनेक ऐसी डायनेस्टीज हैं जिन्होंने इतने वर्ष राज किया। वो तो ग्रेट हुए नहीं, मुगलों को आपने ग्रेट बना दिया। ये वही मुगल हैं कि जो हिंदुओं के सरों का चट्टा लगाते थे। हिंदुओं की जो बहन बेटियां हैं उनकी बोलियां लगाई जाती थी। ये डराया धमकाया जाता था कि भाई अगर तुम हमारे मुताबिक काम नहीं करोगे तो तुम लोग की बहन बेटियां उठा ली जाएंगी या तुम्हारे राज्य पे कब्जा कर लिया जाएगा। और जैसे जजिया की बात हो रही है तो यह कौन इसकी अनदेखी कर सकता है भाई? किस प्रकार से मुगलों को ग्रेट बनाया है, किसने बनाया है? समाजवादी पार्टी तो आपकी पिछलग्गू है जिन्होंने कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलाई। हाँ। ग्रेट तो आप ही लोगों ने बनाया। हाँ। राजधानी की सड़कें छाप दी। पूरे भारतवर्ष में 700 से ज्यादा ऐसी जगह है जो मुगलों के नाम पर है। हाँ। या तो गांधी परिवार के नाम पर है सबसे ज्यादा, या फिर मुगलों के नाम पर है। और बात ये कर रहे हैं कि नहीं 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 भाई, हम तो धर्मनिरपेक्ष जो है वो छवि। ये बता दो हिंदुओं से बड़ा धर्मनिरपेक्ष कौन होता है भाई? अच्छा ठीक है, चितरंजन गगन साहब एक सेंटेंस और बोल दूं। बोलिए। मैं सीधी चुनौती बोलती हूँ कि नरेंद्र मोदी जी ने कौन सी जाति कर दी, योगी जी ने कौन सी जाति कर दी। एक उदाहरण बता दें। सारी सोशल स्कीम्स में मेजॉरिटी जिसको फायदा पहुंच रहा है वो मुसलमानों को पहुंच रहा है। बहन बेटियों को ट्रिपल तलाक से जो आजादी दिलवा दी उसकी परेशानी हो रही है। ठीक है लोकेश जी, इसका जवाब आप दीजिएगा, लेकिन तब तक गगन साहब से मैं ये जान लेता हूं। गगन साहब, आरजेडी के लिए स्पष्ट तौर पर कहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कि आएंगे, कहेंगे 50% टैक्स। सीधे प्रहार था आरजेडी पर। हिमांशु जी, आदित्यनाथ जी बिहार में बोल रहे थे, स्पष्ट रूप से जो बोल रहे थे साफ सीधे तौर पर कहीं ना कहीं उनकी परेशानी को दर्शा रहा है। जो घबराहट है, छटपटाहट है, बेचैनी है भाजपा के अंदर, जिस जगह से बिहार में उनका बहुनी नहीं होने वाला है। 40 के 40 सीट जो है सो बुरे तरीका से वे हारने जा रहे हैं। 10 साल में आपने क्या किया? जो आपने वादे किए 2014 में, 2019 में आपने जो वादे किए थे रोजगार के बारे में, एक शब्द उस पर नहीं बोलेंगे। आपने जो महंगाई के बारे में, आप जो उस समय गैस का सिलेंडर लेकर रही स्मृति ईरानी जी प्रदर्शन किया करती थी, और जो है सो अनिला जी भी शायद उसमें झुमक पार रही होंगी उस समय कि हाँ साहब जो है सो जब 500 रुपये में सिलेंडर मिलता था तो जो है कि महंगाई है। आज जो है सो 1200 रुपये में सिलेंडर मिल रहा है। महंगाई पर नहीं बोलेंगे। तो सवाल यह है कि जो 10 साल में इन्होंने क्या किया बिहार। अच्छा नहीं, वो 10 साल वाली बात वो तो ठीक है, वो क्या हुआ है ये विकास की बात पे करेंगे। गगन साहब, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था, वो मुद्दा नहीं है। सैम पित्रोदा से जो सो कांग्रेस ने सीधे अपने को अलग कर लिया, उनका व्यक्तिगत राय था। अब उस पर जो है सो आकर यहाँ पर यह बोलना जो सो क्या दर्शाता है? उनकी परेशानी दर्शा रहा है। उनको महसूस हो गया है कि जनता के बीच में हम चूंकि जो वादे किए जनता के बीच में हम मुंह दिखाने। अच्छा नहीं, तो कांग्रेस के ऐसे नेताओं के बयानों की वजह से, सुनिए ना, कांग्रेस के ऐसे नेताओं के बयानों, अरे गगन साहब, कांग्रेस के ऐसे नेताओं के बयानों की वजह से आप लोगों की भी जनता के बीच में जाने में मुश्किल होती है। आप मानते हैं इस बात को? हिमांशु जी गलतफहमी में है। जनता सब समझ रही है, जनता सब समझ रही है कि हाँ साहब यह हिंदू धर्म और सनातन धर्म कोई 14 साल से नहीं है। हम लोग भी हिंदू हैं, ओरिजिनल हिंदू हैं, नकली हिंदू नहीं है। धर्म के नाम पर व्यापार नहीं करते हैं। धर्म आस्था का चीज है। नहीं सदियों से, हजारों वर्षों से सनातन धर्म है, कोई बाल बाका नहीं कर सका। नहीं, ये मुद्दा देखिए जनता के बीच में ये भी पहुंचाया जा रहा है। गगन साहब सुनिए ना, ये भी पहुंचाया जा रहा है कि विरासत टैक्स पहले भारत में लगा हुआ था, उसको हटाया गया है। नहीं हिमांशु जी, आज इस चुनाव में विरासत टैक्स कोई मुद्दा ही नहीं है। नहीं, लेकिन पहले कांग्रेस की तरफ से लगाया गया था, और एक बार फिर से जब जिक्र हुआ है तो जनता डरेगी कि नहीं डरेगी? बिहार को इन्होंने क्या दिया 10 साल में? नहीं, मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूं कि अगर पहले भारत में लागू हो चुका है, कांग्रेस की सरकार ने लागू किया, और फिर से अगर ऐसी बयानबाजी आती है तो जनता के मन में सवाल उठेंगे कि नहीं? नहीं हिमांशु जी,
यह बयान किसका है? जिसका बयान है जब कांग्रेस ने अपने को उससे अलग कर लिया, उनको कह दिया कि उनका व्यक्तिगत। अरे तो पहले जब कांग्रेस की तरफ से लागू किया गया था, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलाहकार बोलते हैं तो लोगों के मन में सवाल उठेगा। थोड़ा सा और जावेद साहब रुकिएगा, जावेद साहब थोड़ा सा और रुक जाइएगा प्लीज। भाजपा में संजय राणा जी जवाब देंगे। भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे थे, तो भाजपा से बढ़कर कोई भ्रष्टाचारी पार्टी है क्या? संजय राणा जी जवाब दीजिए। देखिए बड़ा ही दुर्भाग्य है जब कांग्रेस। गगन साहब प्लीज देखिए, सब लोग कितने प्यार से बात कर रहे हैं यहाँ पर, रुकिए ना थोड़ा। करवाते हैं वोट मांगने पर। हाँ करवाते हैं, उस पर भी डिबेट करवाते हैं। थोड़ा सा रुकिए तो गगन साहब, महिलाओं के साथ। गगन साहब थोड़ा सा रुक जाइए। अभी आप बोल रहे थे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी बिहार में आकर ऐसी बयानबाजी कर रही है, ये लोग बौखला गए हैं। अब आप थोड़ा सा शांति से सुनिए ना, आप भी तो चिल्ला रहे हैं यहाँ। चिल्ला रहे हैं इसलिए तो रुकिए, सुनिए, अब सुन लीजिए जनता के सवाल पर। अरे ठीक है, सुनिए संजय राणा जी को एक बात सुनिए। जावेद साहब कह रहे हैं कि अभी तक उनके पास नहीं आया। हाँ राणा जी बोलिए। देखिए ऐसा सिंपल सी बात है, ये चर्चा कर रहे हैं महंगाई की, चर्चा करते हैं बेरोजगारी की, तो चर्चा अगर इनको भी करनी चाहिए कि 2000 जो सन 2000 में सरकार इनकी बनी थी, जो 15 साल शासन रहा, तो लोगों ने अपना सरनेम लगाना भूल गए थे और श्रवण वहां से भागने लगे थे। गुंडा राज कितना था सबको पता। और अब जब बेरोजगारी की चर्चा होती है तो बेरोजगारी के आंकड़े देंगे तो चित्तरंजन साहब यहाँ पे बैठने लायक नहीं रहेंगे। तो आपने कितनी नौकरी दी है, दूसरों को नौकरी दी है, सिर्फ 9 पास के व्यक्ति को मेरे पास आंकड़े हैं। अब 30 लाख पद खाली है केंद्रीय सेवा में, क्या बात कीजिएगा? कहाँ गया 2 करोड़ प्रति वर्ष रोजगार देने का मामला? कहाँ गया नौकरी? गगन साहब आपको सबने सुना, लेकिन आप किसी की नहीं सुनेंगे। ऐसे गलत बयानी करके चले जाएंगे कैसे? और तो आप जवाब दीजिएगा जब आपके पास आएंगे। आप आर्टिकल की बात कर रहे थे, हमारे एक मित्र कांग्रेस के, आर्टिकल 29, आर्टिकल 15, आर्टिकल 14। ये बताइए आर्टिकल 29 हो जाए, आर्टिकल 14 हो जाए, आर्टिकल 15, आपको अधिकार मिलता है कि आप रिलीजियस चीजों की बढ़ोतरी कर सकते हैं, यानी आप प्रचार प्रसार कर सकते हैं। लेकिन ये बताइए कहाँ हिंदुओं को ये अधिकार मिलता है? नहीं मिलता है। ये बताइए हिंदू कोड बिल 1951 में लाने का अधिकार नेहरू जी को किसने दिया था? उस समय उनके पास तो सरकार भी नहीं थी। चुनाव पहली बार 1952 में हुआ था और इस पर राजेंद्र प्रसाद जी ने, इस पे अम्बेडकर जी ने अपना विरोध भी जताया था। आपको शर्म आनी चाहिए। आपने सिर्फ एक वर्ग की तुष्टीकरण की राजनीति करते करते इस धरातल पे पहुंचा दिया है। अच्छा, इसका जवाब दीजिएगा गगन साहब। लेकिन आता हूं सैयद जावेद साहब, जरा ये बताइए, जो ये कहा गया है कि कांग्रेस में औरंगी आत्मा आ गई है, औरंगी आत्मा यानी औरंगजेब की, जहां पहले वो जजिया कर लगाता था, अब कांग्रेस भी आने वाले वक्त में कुछ विचार कर रही है। आपको भी ऐसा कुछ लगता है क्या? बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु भाई आखिर में वक्त देने के लिए। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर नाथूराम गोडसे की आत्मा आ चुकी है, पूरी भारतीय जनता पार्टी के अंदर। और नफरती जिन जो है वो भारतीय जनता पार्टी पर भूत जो है, नफरती भूत सवार हो चुका है। 4 जून के बाद जनता जो है ये नफरती भूत और जो नाथूराम की आत्मा भारतीय जनता पार्टी में आ गई है उसको उतारने जा रही है। इसीलिए झटपटाहट है। और किसकी रिश्तेदारी रही है मुगलों से? अनिला जी। और एक मिनट राणा जी प्लीज कंप्लीट होने दीजिए, बोलने दीजिए। एक मिनट, थोड़ा सा रुकिए। ये देखिए, ये बोलिए जावेद साहब, बोलिए। ये नफरती जी नहीं बोलिए, इसको उतारेगी जनता। अब क्या है मामला? जितनी भी बातें कही और टैक्स की बात करी, अरे झूठ बोलने पर टैक्स अगर लग जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी प्रवक्ता हैं उनके मुंह में टैक्स लग जाएगा। अगर झूठ बोलने का टैक्स पता चल जाए कहां लगता होगा, और लगना चाहिए झूठ बोलने पर टैक्स। लेकिन हैरत की बात यह है, ऊपर से लेकर के नीचे तक पूरे भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोल रहे हैं। बताइए कहां लिखा हुआ? अच्छा, ये मुद्दे की बात। अच्छा ठीक है, अब आपने लाग लपेट के सारी बातें कर ली। मुद्दे की बात आप करेंगे? अब मुद्दे की बात करेंगे या फिर इधर उधर की बातें करेंगे, ये बताइए। अरे देखिए अनिला जी शांत हैं, सुनिए अनिला जी शांत हैं। अनिला जी ने अभी तक कुछ नहीं कहा है, वो शांति से सुन रही हैं, बाद में इकट्ठा जवाब देंगी। लेकिन आप मुद्दे पर रहेंगे कि नहीं रहेंगे? औरंगजेब की तरफ से जजिया कर लगाया गया था, अब सैम पित्रोदा की तरफ से कोई बयान दिया गया तो लोगों के अंदर सवाल उठेंगे कि नहीं उठेंगे? अरे सुन तो लीजिए, लोगों के अंदर बिल्कुल हिमांशु भाई सवाल उठेंगे और उठ रहे हैं कि 2 करोड़ रोजगार मेरा कहां है? किसानों की 2 गुना आय कहां है? हर गरीब जो चप्पल पहनने वाला इस सरकार ने चलेगा, ये सवाल उठ रहे हैं। मैं एक बार फिर से पूछता हूं आपसे,
70,000 शिक्षक भर्ती घोटाले का मामला उत्तर प्रदेश में है। इनसे ये पूछिए 2014 से पहले क्या रामराज था? नहीं अच्छा एक मिनट चलिए ठीक है सैयद जावेद साहब वो मुद्दे की बात नहीं कर रहे हैं। गोडसे की भांजी बैठी हुई है। अरे कैसी बात है, एक मिनट ठीक है अच्छा ये बताइए अनिला जी एक मिनट रुक जाइए ना। राणा साहब रुकिए अनिला जी एक मिनट सुनिए जावेद साहब आपसे जब मैंने सवाल पूछा आखिर में आया, लेकिन पूरा वक्त दिया, किसी को इंटरप्ट नहीं करने दिया, लेकिन मुद्दे की बात छोड़ के आपने दूसरे मुद्दे की बात करी, इसलिए मैं वापस ट्रैक पर आ जाता हूं क्योंकि पायलट हूं ना, मेरे को तो ट्रैक पे ही चलाना है। अनिला जी ये मुद्दा क्यों उठाया जा रहा है? कांग्रेस कह रही है दूसरे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए, आरजेडी की तरफ से भी यही कहा गया दूसरे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए। अब इसका जवाब आप दीजिए कि ये मुद्दा आखिर उठा क्यों और हर मंच से क्यों? हिमांशु जी बिल्कुल उठना चाहिए। अगर लोग भूल रहे हैं तो उनको याद भी दिलाना चाहिए कि ये कैसा राजनीतिक दल है। नई लोगों को भूलना चाहिए कि जब हम भगवान श्री राम के लिए संघर्ष कर रहे थे तो कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलाई। कांग्रेस ने निरंतर प्रयास किया कि वहां पर राम मंदिर ना बने। उसी प्रकार से अभी काशी और मथुरा का संघर्ष बाकी है। अगर कार सेवकों के ऊपर गोलियां ना चले। जावेद साहब उन्होंने आपको इंटरप्ट नहीं किया था बीच में। जावेद साहब उन्होंने आपको इंटरप्ट नहीं किया था तो बीच में आप भी इंटरप्ट मत कीजिए। सुप्रीम कोर्ट लोगों को सोच लेना चाहिए कि वोट किसको करना है, वोट किसको करना है। यहाँ पर ऐसे राजनीति। जावेद साहब आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है, प्लीज बीच में इंटरप्ट मत करिए, क्यों परेशान हो रहे हैं? बीच में इंटरप्ट मत करिए, अच्छा नहीं लगेगा जावेद साहब। मैं आपके बीच में नहीं बोल रही थी। ठीक है बोलिए अनिला जी। मेरे अंदर संयम है। नहीं बोलिए अनिला जी आप। ठीक है तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि लोगों को बिल्कुल पता होना चाहिए, जो राजनीतिक दल ये कहता हो और जिस राजनीतिक दल ने इतने सारे कदम उठा दिए, जो मैंने भी अभी गिनवाए, राणा साहब ने भी, रावत जी ने भी, केवल एक धर्म विशेष के लिए अगर ये दोबारा आते हैं तो आप समझ लीजिए जो कह रहे हैं कि इनहेरिटेंस टैक्स तो है ही है, इसके अलावा कि भाई जो मेन क्लेम है वो एक रिलीजन का होगा, एक धर्म का होगा। तो अब सोच लो हिंदू कहां जाएं भाई? हाँ यहाँ इनके तो 56 नेशंस हैं, इस्लामिक कंट्रीज हैं, हम कहां जाएं? हमारा तो एक भी नहीं, ले देके थोड़ा बहुत भारत है, उस पर भी ये लोग कब्जा करने के लिए तुले हुए हैं। और जो ये कह रहे हैं ना कि हम सनातनी, जो गगन साहब कह रहे थे, सब अफगानिस्तान चले जाइएगा वहां देख लीजिएगा, कंबोडिया चले जाएगा वहां देख लीजिएगा, सनातन कहां तक फैला हुआ था। आज भारत में भी 8 यूनियन टेरिटरीज ऐसी हो गई है जहां हिंदू माइनॉरिटी में आ गए हैं। आप जैसे सनातनियों का भला हो, बाकी भी जो बचा हुआ है ना उसको चौपट करके छोड़ देंगे, इतिहास में रह जाएगी कि हाँ कोई एक धर्म सनातन हुआ करता था। अरे भारतीय संविधान में विश्वास रखिए, वही संविधान के क्या बात है? संविधान में विश्वास है, प्रधानमंत्री बने हुए हैं। जिस संविधान को बदलने की बात आप कर रहे हैं, क्यों इंदिरा गांधी जी ने संविधान को बदलने की बात आप कर रहे हैं। मैं यहाँ पर समझना चाह रहा हूँ कि संविधान क्या होता है। नहीं मैं यहाँ पर बहुत बारीकी से समझना चाह रहा हूँ कि आखिर इतनी नाराजगी यहाँ पर क्यों निकल के आ रही है? गगन साहब ने इतनी नाराजगी यहाँ पर सैयद जावेद साहब क्यों बोल रहे हैं? सैयद नहीं, जावेद साहब की मैं कह रहा हूँ क्योंकि जावेद साहब की तरफ से बहुत कुछ कहा गया, लेकिन ये जी मेरे बात का जी बोलिए सर। कि जैसे कांग्रेस जो सैम पित्रोदा बोले, कांग्रेस ने कह दिया कि उनका व्यक्तिगत अपना राय है, कांग्रेस ने उनको अलग कर दिया पद से। अब उसके बाद उसको आप जो है सो समेट रहे हैं, तो मैं अभी मेरे को ये बताइए गगन साहब सुनिए ना, गगन साहब ये सुनिए ना, क्या इस देश में पहले जब कांग्रेस की सरकार थी 3 दशक तक विरासत टैक्स लागू था, 3 दशक तक, है ना? अब एक बार फिर से अगर कहीं पर उसका जिक्र होता है तो लोगों के मन में सवाल आएगा कि नहीं आएगा? लोकेश जिंदल जी बताइए। नहीं मैंने जवाब दे दीजिए। मैं प्लीज आ रहा हूँ, थोड़ा सा समझाइए ना, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से मुद्दा उठाया गया था। 2014 में क्या करके आए थे, उन वादों का क्या हुआ, उस पर क्यों नहीं बोलते हैं? तो बीजेपी कहती है कि वो अपने वादे पूरे कर रहे हैं, बीजेपी कह रही है, बीजेपी ने बताया कि वो वादे पूरे कर रहे हैं। जब वादे पूरे करते हैं तो वो हिंदू मुसलमान नहीं देखते हैं, वो हिंदू मुसलमान नहीं देखते हैं। रुकिए अच्छा सुनिए ना, मैं मुद्दे पे आ रहा हूँ, प्लीज मैं गगन साहब मैंने अलाउ किया आपको, लेकिन अब ये बताइए लोकेश जिंदल जी, कांग्रेस राज में 3 दशक तक विरासत टैक्स लागू था, लेकिन अब फिर से इसकी चर्चा की जा रही है, तो यहां पर सवाल उठ रहे हैं, लोगों के मन में शंकाएं आ रही हैं। बीजेपी हालांकि ये सवाल पूछ रही है सब जगह से।
हिमांशु जी, देखिए मैं आपको विरासत टैक्स का स्वरूप बता दूं एक बार। हाँ। जो 3 दशकों में जब विरासत टैक्स लागू होता था, उस समय जो राज्य होता था वो अर्थव्यवस्था को संभालता था। आपको जो पूरी प्रोडक्शन मिलेगी, मोस्टली पीएसयूज, बड़े बड़े पीएसयूज होते थे जो कि प्रोडक्शन एक्टिविटी करते थे। अच्छा। तो ये बहुत संभव होता था कि विरासत टैक्स लागू किया जाए, लेकिन 1980 के बाद में जब से प्राइवेटाइजेशन आया, उसके बाद से एक तरह से प्राइवेट फर्म्स को प्रमोट करने के लिए, कोलैटरल के लिए एक सिक्योरिटाइजेशन देना पड़ता है। हाँ। तो इसके बाद में विरासत टैक्स को लागू करना असंभव है वर्तमान स्थिति में। अच्छा, लेकिन लोग पता नहीं, मेरे को एक बात बताइए लोकेश जी, ये क्यों कह रहे थे कि 1 अप्रैल 1984 को विरासत टैक्स समाप्त कर दिया और ठीक 1 महीने बाद इंदिरा गांधी की वसीयत प्रकाशित हो गई? देखिए हिमांशु जी, ये तो फैक्ट है। बिना विरासत टैक्स एग्जॉस्ट किए आप प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन ला ही नहीं सकते। नहीं, लेकिन ये हुआ कैसे? मेरे को ये बताइए ना कि 1 अप्रैल 1984 को विरासत टैक्स समाप्त किया गया, 1 ही महीने बाद इंदिरा गांधी जी की वसीयत आती है। मैं आपको आर्थिक इतिहास बता दूं। 1982 में कोलैबोरेशन होने शुरू हुए। हीरो होंडा, बजाज, कावासाकी, जितने भी आप बड़े बड़े 50-50 पार्टनरशिप पे कोलैबोरेशन देखोगे, एक तरह से जैसे रोलिंग डाउन शुरू हो गया था फॉरेन कंपनी। अच्छा, मेरे को ये बताइए, अगर 1 अप्रैल की जगह मार्च में वसीयत आती तो क्या होता? देखिए, इंडियन फाइनेंस एक्ट जो है वो 1 अप्रैल से लागू होता है। अगर पिछले वर्ष में किसी नहीं, अगर पहले अगर ऐसा होता तो जो ये कहा जाता था कि 85% तक टैक्स हो सकता था संपत्ति के टैक्स, विरासत में मिली संपत्ति के मूल्य का 85% तक, तो वो आज संपत्ति कहां होती? संजय राणा जी, कुछ आपका विश्लेषण? आपने बहुत अच्छे तथ्य रखे हैं। 85% तक हो सकता था। और हमारे भाई जिंदल साहब जब बोल रहे थे प्राइवेटाइजेशन का, तो भाई साहब प्राइवेटाइजेशन जो स्टार्ट हुआ था 1991 में स्टार्ट हुआ था। इसको ग्लोबलाइजेशन भी, इंडियन ग्लोबलाइजेशन भी हम कहा जाते हैं, जो नरसिम्हा राव जी का गवर्नमेंट था। और जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं ना, कावासाकी और बजाज, वो सर 82 में नहीं हुआ था। जाके चेक कर लीजिए, आप तथ्यों को जान लीजिए। प्राइवेटाइजेशन, सारे बैंक प्राइवेट थे, उसको सरकारी बैंक बनाया था इंदिरा गांधी जी ने 1969 में। तो आप तो प्राइवेटाइजेशन से सरकारीकरण कर रहे थे, और उसके बाद उदारीकरण जो हुआ 91 के बाद हुआ। और जो विरासत टैक्स की बात हो रही है वो एप्लीकेबल था 85% तक, और 1 अप्रैल 1984 को उसको हटाया गया था, क्योंकि भैया उनको करना था अपना विरासत दिखानी थी। अच्छा। विरासत 37 साल तक लगा रहा तकरीबन आजादी के बाद। ठीक है, बहुत छोटा सा ये बताइएगा रावत साहब जल्दी से बताइए, क्योंकि कांग्रेस ने स्पष्ट कह दिया है कि मुसलमानों के बहुत सारे कर यहाँ पर हटा दिए गए थे, तो यहाँ पर दोनों तरफ की बात नहीं होती, इसका इंपैक्ट पड़ेगा जनता में? बहुत छोटा फर्क पड़ेगा, और कांग्रेस की 20 सीटें जो आनी थी वो भी खत्म हो जाएंगी। धीरे धीरे जनता में इस बात को सुनेंगे तो उनमें बगावत के सुर आएंगे कांग्रेस के खिलाफ। वैसे ही कांग्रेस का सब कुछ सुपड़ा साफ हो चुका है, वो 10-20 सीटें लाने वाले थे। और मुझे लगता है कि लोकेश जी भी अभी जाके आला कमान से ये बात कहेंगे, लोकेश जी भी जाके आला कमान से बात कहेंगे कि ऐसे जो नेता होते हैं ना, जो बड़े बड़े नेता होते हैं, लास्ट टाइम पे ऐसे बयान नहीं देने चाहिए थे, बड़ी मुश्किल हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए।